Okay. Myself, Amit Sankar, I will teach you the paper FEE, Fundamental of Electrical and Electronics Engineering. This paper you have to study in the first semester of the civil engineering and in the second semester electrical and mechanical engineering of the Polytechnic Bihar SBT syllabus. This subject FEE has two portions. One portion that is electronics portion, another that is the basic electrical. This portion consists of 3 units and this portion also consists of 3 units, and total question will comes of 70 marks, which has been divided in the 3 portion. First portion that is the objective, that is the MCQ questions. Second portion that is the short answer, and third portion that is known as the long question. This will consist of 20 marks, this will consist of 20 marks, 20, 40, and this will consist of 30 marks. So you have to score at least 28 for passing, 28 for the passing this paper. And this paper in the class 10th you will not study very less about the electronics, but you have studied many things about the basic electricals. That is the current, potential difference, voltage, resistance, inductor, capacitors, what is series connection, what is parallel connection, each and everything. But now I will teach you each and everything again, because you have forget, you have something concept that is you have missed in the class 10th. But in the Polytechnic, if you belongs to the electrical, you have to throughout the from the फर्स्ट ईयर टू द लास्ट ईयर आपको पढ़ना होगा, और उसके सिवाय आप अगर हाइयर स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो ये सब चीज़ें आपको हर समय कुछ ना कुछ हर जगह आते ही रहेंगे. तो आपको सबसे पहले बताएं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता क्या है. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखिए इसमें हम लोग क्या है कि 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पोर्शन को हम लोग बोलते हैं जनरेशन, जहाँ से हम पावर को जनरेट करते हैं. दूसरा पोर्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा पोर्शन होता है डेट इज नोन एज द कंट्रोल. हाउ विल यू कंट्रोल द इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि हम लोग क्या जनरेशन जब करेंगे तो जनरेशन क्या है कि अब नई टेक्नोलॉजी आ गया है. आज से 20 साल 30 साल पहले जाओगे तो 3 ही तरीके से होता था जनरेशन. पहला जो होता था डेट इज नोन एज द थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पे हम लोग कोयला को जलाते थे या फिर डीजल को बर्न किए, आईसी इंजन लगा के किए, या फिर हम लोग गैस के यूज़ करके जिससे हम लोग स्टीम जनरेट किया. स्टीम जनरेशन के बाद हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ. दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे आज आप अपने घर पे कैसे बिजली ट्रांसफार्मर के थ्रू देखते हो आते हो, पोल बड़ा टावर लगा होता है, छोटा टावर होता है, 11 kV सप्लाई होता है, 33 kV होता है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. सब स्टेशंस होते हैं. तीसरा होता है कंट्रोल, डेट इज़ नोन एज द वेरी इंपॉर्टेंट. कितना इलेक्ट्रिसिटी जाना चाहिए, किस स्टेट को कितना मिलना चाहिए, किस पोर्शंस को कितना मिलना चाहिए, कितना फ्रीक्वेंसी पे मिलना चाहिए, कितना वोल्टेज पे मिलना चाहिए, तो वो हो गया आपका कंट्रोल सर्किट. वैसे जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बेसिक जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसको जो हम लोग डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे को बोलते हैं हम लोग डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी. डायनेमिक देखो मैं जो बोला था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक आपका डायनेमिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द डायनेमिक. अब इसका मतलब क्या, स्टैटिक ये टर्म ही जो बता रहा है मतलब कि आपका जो बोलता है स्थिर होना, स्टैटिक स्थिर होना, यानी वह इलेक्ट्रिसिटी जो आपका स्थिर हो, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. तो जिसमें हम लोग क्या है कि जो पढ़ते हैं कि चार्जेज एट द रेस्ट, जो चार्जेज जो रेस्ट होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. वह इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे चार्जेज एट रेस्ट हो.
तो इससे हम कुछ खास जनरेट आज तक नहीं कर पाए कि स्टैटिक से। जैसे आप एग्जांपल ले सकते होंगे, कभी कभी आपने बच्चे में खेलते हुए किया होगा कि कंघी देखा होगा कि सिर में जब आप रब कर लेते हो, उसका छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े में जब सटाते हो तो वो क्या होता है कि अट्रैक्ट हो जाता है। डैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आइदर आप या कर सकते हो कि आप कोई प्लास्टिक या फाइबर का आपके पास चेयर है, उसको आप सिलिकॉन के चादर से आप रगड़ो, 10 मिनट 5 मिनट उसको जोर से रगड़ोगे और उसको टच करेगा उसको व्यक्ति को, तो यानी कि बॉडी वो चार्ज्ड हो गया और वहाँ जैसे ही वो सटेगा तो क्या होगा, स्पार्क प्रोड्यूस करेगा। तो वो क्या हो गया, डैट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा है डैट इज नोन एज द डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है मोशन, इसको हम लोग बोलते हैं मोशन, यानी वह इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम मोशन के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आज आप लोग देख रहे हैं जितने जो पावर हाउस हैं हमारे पास पूरे इंडिया में 25 से 30 पावर हाउस हैं, हाइडल पावर स्टेशन हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं, थर्मल पावर स्टेशन हैं, बहुत सारे पावर स्टेशन हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जनरेटर को घुमाते हैं, जनरेटर को घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे यूनिट 3 में फैराडेज लॉ के बारे में। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी हुआ उसको हम लोग मोशन इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, मोशनली इंड्यूस ईएमएफ जिसको हम लोग बोल सकते हैं, डैट इज नोन एज द डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। अब बात आती है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसका क्या फ़ायदा होता है। तो आज की दुनिया को जो हम लोग देख रहे हैं, जो भी आप लोग देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, टेलीविज़न चला रहे हैं, ट्रेन में घूम रहे हैं, बहुत सारे वर्क कर रहे हैं, टोटली डैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिसिटी। और आने वाला जो फ्यूचर है, अभी जो आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में आने वाला है, यानी आप जो है अब जो भी आप गाड़ी उपयोग करोगे आज से 5 साल बाद 10 साल बाद, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी पे ही बेस्ड होगा, बैटरी पे ही बेस्ड होगा, क्योंकि ये क्या है, पॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा। पॉल्यूशन, क्योंकि सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि पॉल्यूशन जितना कम से कम हो, कार्बन इमिशन जितना कम से कम हो। तो अभी हम लोग देखिए कि जो डायनेमिक वाला है उसको भी हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नई तकनीक हम लोग के पास आ गया, डैट इज नोन एज द सोलर। तो गवर्नमेंट जो है कि सोलर पे भी फोकस कर रही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सोलर एनर्जी को भी हम लोग प्रोड्यूस करें और उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके पब्लिक को, जो भी कंज्यूमर है उनको हम लोग ट्रांसफ़र करें। तो देखिए इसका एडवांटेज सबसे बड़ा क्या है कि इट इज़ नीट एंड क्लीन। जैसे आप मान लिया कि घर पे चूल्हे पे खाना बनाते हो, तो आप कोयला लाते हो, गोईठा लाते हो, लकड़ी लाते हो, फॉसिल फ्यूल्स जो भी है उसको बर्न करते हो। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी इंडक्शन चूल्हे की बात करें, आपने सप्लाई दिया, तुरंत 5 से 10 मिनट में खाना आपका गर्म होने लगा। तो क्या है, क्लीन है वो। दूसरा क्या है, यह थोड़ा सा सस्ता है, चीपर है, और ये इसको हम ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कहने का मतलब आजकल हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसमें हम करंट को बहुत ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, हैंडलिंग हमारा आसान है, और फ्री फ्रॉम स्मोक एंड फ्यूम्स। इसका क्या, स्मोक और फ्यूम्स जो है वो एक ही जगह पे है जहाँ पे पावर प्लांट जनरेट करते हैं। जैसे जहाँ जो भी पावर हाउस है वहाँ पे स्मोक्स, फ्यूम्स, गैसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे हाइडल की बात करें तो हाइडल में तो पानी का फोर्स जो आता है उससे हम लोग जनरेट कर लेते हैं। थर्मल में जाइएगा तो हम लोग कोयले का प्रयोग करते हैं। अभी न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे कि कोयला खपत हो गया, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस उपयोग में लाते हैं, और वहाँ केवल स्मोक और फ्यूम्स की समस्या होती है। बाकी क्या है कि इसमें आप जैसे आप घर में यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो बल्ब जला रहे हैं तो कोई स्मोक नहीं जनरेट हो रहा है, पंखा चला रहे हैं तो कोई स्मोक जनरेट नहीं हो रहा है। बिल्कुल क्या है कि वहाँ पे हम लोग क्लीन एनर्जी का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो आने वाले जो दिन है, मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दिन होगा, इलेक्ट्रिकल का काफ़ी स्कोप आएगा और काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो देखिए ये सब जो चीज़ें था, डेट इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, कैसे जनरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मैंने बोला था 3 पार्ट, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कंट्रोल। इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसको 3 डिवीज़न करते हैं। जनरेशन, पावर को जनरेट किया। डिस्ट्रीब्यूशन, अब जैसे मान लिया कि आप खेती करते हो, तो खेती में आप क्या करते हो, जनरेट करते हो, फिर उसको क्या करते हो, बेचते हो। तो एक चैनल होता है, तो हमको क्या होता है, उस चैनल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पावर को, किसको, कस्टमर को। और कस्टमर बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे आप जो घर में लेते हैं, आप डोमेस्टिक कस्टमर हो गए, कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री ले रहा है, वो क्या हो गया, आपका कंज्यूमर, ये बड़ा कस्टमर हो गया। आपका इंडस्ट्री वाला ले गया, वो कमर्शियल कस्टमर हो गया, वो बड़ा बड़ा इलेक्ट्रिसिटी 33 kV पे, 66 kV पे सप्लाई लेता है। आपके पास जो आता है, आपके घर में जो सप्लाई आता है, उसको हम लोग बोलते हैं 220 to
250 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्स विथ ग्राउंड रिटर्न। अब इसका मतलब क्या हो गया, 220 हो गया डेट इज द ऑपरेटिंग वोल्टेज, 250 हो गया मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इससे ज़्यादा जाएगा तो आपके इक्विपमेंट पे खतरा स्टार्ट हो जाएगा। सिंगल फेज मतलब आप एक फेज और एक न्यूट्रल लेते हैं। 50 हर्ट्स आपका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एकदम 50 हर्ट्स मेंटेन होना चाहिए। पावर प्लांट में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें बोला जाता है कि 2.5% टॉलरेंस होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इसका कहने का मतलब कि 50 है वो 48 या 47.5 तक आएगा या 52.5 तक जा सकता है। उससे अगर ज़्यादा चला गया तो वो आपका फ्रीक्वेंसी फिर कोलैप्स होने लगे, क्योंकि अब जो ग्रिड है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का वो सिंगल ग्रिड नहीं है कि एक ग्रिड हम लोग जनरेट किया, अगर 52 ना 53 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि हर ग्रिड जो है, जितने जो ट्रांसमिशन लाइन है वो बायलेटरल सर्किट होता है। बायलेटरल सर्किट कहने का मतलब सिंपली जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे बिहार की बात लेते हैं तो बिहार में आपके पास एक बाढ़ में पावर प्लांट है, दूसरा आपका भागलपुर में है, तीसरा आपका एक मुजफ्फरपुर में है। तो ये सब जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड कहने का मतलब हो गया कि अगर मुजफ्फरपुर का पावर प्लांट ठप हो गया तो वो अंधेरा में नहीं रहेगा, वो भागलपुर से भी बिजली ले सकता है, बाढ़ से भी ले सकता है। इसका ठप हुआ तो यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, कहीं से भी जा सकता है। तो एक ग्रिड का अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा या घटा तो सबका फ्रीक्वेंसी कोलैप्स होने लगेगा, और फ्रीक्वेंसी कोलैप्स हो जाएगा तो पावर ग्रिड आपका कोलैप्स हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना। लेकिन ये किस में, सिर्फ एसी सप्लाई में। डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी का कोई मैटर नहीं होता हमारे पास, क्योंकि डीसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपका 0 हर्ट्स होता है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सिर्फ एसी में, तो अभी जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो एसी है, और जो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं वो टोटल एसी ही जनरेट करता है। चाहे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सर डीसी जनरेटर भी तो आता है, डीसी जनरेटर ऑफ कोर्स आता है, लेकिन वो जो इंटरनली जो जनरेट करता है वो हमेशा एसी ही जनरेट करता है, डीसी कोई नहीं जनरेट करता है। कोई भी जो मूव करके घुमा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा वो हमेशा एसी ही जनरेट करेगा, एनी हाउ। एसी मतलब कि वो पल्सेटिंग इन नेचर, बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, जो हम लोग यूनिट 2 में हम लोग चर्चा करेंगे। आपका 3 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट आपका मैग्नेटिक सर्किट, सेकेंड यूनिट आपका एसी सर्किट, and third unit that is the both based on the magnetic circuit and that is the AC circuit, दोनों मिला के ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन एंड द इंडक्शन मशीन, वो आपका बेस्ट एप्लीकेशन that is the मशीन्स के बारे में बेसिक जानकारी आपको पढ़ना है, मेन आपका है। तो सबसे पहले क्या है कि ये सब चीज़ें तो हम लोग जान लिए। तो सबसे पहले जितने जो बेसिक टर्म हैं जैसे करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप, सीरीज पैरेलल कनेक्शंस, वो सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, एक एक वाइज पॉइंट वाइज कलेक्शंस करते जाएंगे। और इलेक्ट्रिकल्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एलिमेंट्स की बात करें तो बेसिक जो है इलेक्ट्रिकल में 3 ही चीज़ है। एक आपका होता है रेजिस्टर, दूसरा होता है आपका इंडक्टर, तीसरा होता है आपका कैपेसिटर। बस यही 3 ही चीज़ है, इसी 3 पे पूरा इलेक्ट्रिसिटी बेस्ट है। ओके अब जो हम आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी में जितने जो बेसिक टर्म्स हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल्स में हम लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक जानकारी आपको ब्रश अप करते जाएंगे जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है। तो जो भी जानकारियां हैं मैं आपको नोट्स में ऑलरेडी हम आपको व्हाट्सएप पे सेंड करवा दिए हैं, वो आप वहां से भी आप उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन मेरा क्या है कि हर टर्म को पॉइंट वाइज एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते जाएं कि जहां आपको दिक्कत होगी मैं आप व्हाट्सएप पे भी आप भेज सकते हैं, वहाँ से भी हम आपको बता देंगे कि कहाँ आपको समस्या आ रहा है, कहाँ दिक्कतें आ रही है। तो सबसे फर्स्ट जो बेसिक टर्म्स है अकॉर्डिंग टू द नोट्स मैंने आपको बताया है, डैट इज नोन एज द, जिसको मैंने ये लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल में है 2 टाइप्स ऑफ फील्ड होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो हम लोग पढ़ते हैं वो चार्जेज का पढ़ते हैं। चार्जेज अगर रेस्ट पे हो, भी मैंने जस्ट बोला कि डैट इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चार्जेज अगर मूवमेंट में है डैट इज नोन एज द डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। अब हम मान लिया कि एग्जांपल लेते हैं कि मान लिया आपका घर है टॉप फ्लोर पे, मान लिया कि लेट अस दिस इज योर हाउस, आपका ये टॉप फ्लोर पे है।
घर है आपका, आप यहाँ पे क्या है वाटर टैंक रखते हैं पानी के लिए, और यहाँ आपका क्या है कि डीप बोरवेल रहता है जहाँ से आपने, और यहाँ से आप सीधे जाके पानी इस ढंग से आप उसको चढ़ाते हैं। एक आपका हो गया डिटी नोन एज द इनलेट पाइप, इनलेट, और यहाँ से आपको क्या कहते हैं आउटपुट पाइपलाइन होता है जो आपके बाथरूम टॉयलेट में सभी जगह आता है। तो ये जो पानी जो है जैसे डायरेक्ट कैसे आ जाता है, विदाउट एनर्जी कुछ तो संभव है नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन जब तक नहीं कीजिएगा तो कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो हम यहाँ से मोटर को स्विच दिए, मोटर ने क्या किया, पानी खींचा ज़मीन से और ऊपर ले जाके इसको चढ़ा दिया। तो ये जो क्या हो गया कि वर्क डन किया, कहाँ से, ग्राउंड लेवल से ले जाके ऊपर पानी चढ़ा दिया। जब ये पानी खाली था, टैंक आपका ओपन था, ओपन कहने का मतलब कि इसमें कोई पानी नहीं था, व्हाट इज दैट इज नोन एज द, इसको हम लोग बोल सकते हैं जीरो पोटेंशियल। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से खाली। तो सेम विद द इलेक्ट्रिसिटी की, मान लिया कोई इलेक्ट्रिसिटी बॉडी है, अगर इसमें कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, जीरो चार्ज इसका मतलब कि यहाँ पे यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जब यहाँ इसको चार्ज आप कर दीजिएगा, तो मान लिया कि अगर कोई दो बॉडी है, लेट अस सपोज मान लिया कि ये 5 कूलम चार्ज है, इस पर भी क्या है 5 कूलम चार्ज है, तो ये दोनों क्या है बराबर पोटेंशियल पे हैं, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। या एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लिया सेम लेवल पे एक सेम बेस बनाइए, और सेम बेस पे क्या कीजिए कि मान लिया कि इसमें भी इतना आधा पानी भरा हुआ, इसमें भी आधा पानी डब 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 पूरा जो भी है इसमें भरा हुआ है। तो ये क्या, यहाँ से अगर आप पानी ट्रांसफ़र करना चाहिएगा एक पाइप के थ्रू, तो क्या वाटर ट्रांसफ़र होगा? नहीं होगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे दोनों भरा हुआ आधा आधा। तो सेम पोटेंशियल पे भी क्या होगा कि चार्जेस ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो जितना जो बॉडी जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतना ज़्यादा कैपेसिटी होता है उसमें वर्क डन करने का। जैसे कोई भी चीज़ ले लो कि कोई बोलते हैं कोई बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन है, एनर्जेटिक पर्सन अगर है तो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। सेम विद द बॉडीज, इलेक्ट्रिकल बॉडी अगर वो बहुत ज़्यादा कोई चार्ज है तो वहाँ पे क्या होगा कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, ज़्यादा चार्जेस को फ्लो कर पाएगा। तो हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कि द कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज बॉडी टू डू वर्क। कोई भी जो कैपेसिटी, मान ले कोई चार्ज बॉडी, मान ले पहले न्यूट्रल था, अब ये पहले ये खाली था, अब इसमें क्या हो गया, पानी भर दिया, मोटर को आपने ऑफ कर दिया, तो क्या हो गया, ये चार्ज हो गया। अब यहाँ से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जैसे ही आप नल खोलोगे पानी आपका आना चालू होगा। जैसे जैसे जितना जितना ज़्यादा पानी इसमें रहेगा उतना फोर्स से पानी आपका बाथरूम में आएगा, जितना जितना लोअर फ्लोर पे जाइए और तेज़ी से आएगा। जैसे जैसे इसमें पानी ख़त्म होते जाएगा आपका पानी कम होता चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर द वाटर, जितना ज़्यादा टैंक फुल है उतना ज़्यादा तेज़ी से पानी है, जितना टैंक में पानी कम है उतना कम पानी आपको मिल रहा है। सेम विद द इलेक्ट्रिसिटी, जितना बॉडी चार्ज होगा उतना ज़्यादा आपका वर्क डन करेगा और उतना अच्छा क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि मूविंग द चार्ज। बॉडी जैसे चार्ज हो गया आपको बॉडी, तो क्या करता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को चार्जेस को मूव करता है, पुशअप करता है, ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम द वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। तो हम लोग जनरली जो चार्ज हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हम लोग V से लेके चलते हैं। V बराबर लिखते हैं W/Q। वोल्टेज V से डिनोट करते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक। देखिए यहाँ पे 4 टर्म पढ़ाएंगे हम आपको। पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, फिर वोल्टेज, उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज करते हैं, फिर हम लोग बताएंगे टर्मिनल वोल्टेज, फिर बताएंगे ईएमएफ। हर का थोड़ा थोड़ा सा अलग मतलब है, मतलब हल्का हल्का आपको थोड़ा डिफरेंस आएगा कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, इसमें क्या होना चाहिए। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी V से ही डिनोट करते हैं। V बराबर लिखते हैं डैट इज नोन एज द W/Q। अब W क्या हो गया, डैट इज द वर्क डन। ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो इसका यूनिट हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं, W का वर्क डन का क्या होता है, डैट इज नोन एज द जूल, और आपका Q का क्या होता है, डैट इज नोन एज द कूलम्ब। तो यानी V को हम लोग लिख सकते हैं कि कोई अगर पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ वोल्टेज, तो यू कैन आल्सो से जूल पर कूलम्ब आप इसको बोल सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डैट इज नोन एज द वोल्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, डैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरा जो टर्म आता है उसको हम लोग बोलते हैं, एक मिनट,
दूसरा जो टर्म आता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोल सकते हैं डैट इज नॉन एज द वोल्टेज भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी का डिफरेंस लेवल होना। अब जैसे आप मान लिया कि आप लेट अस टेक एग्जांपल, आप घर पे ही लेते हो तो आपके देखिएगा यहाँ पे एक आपका 3 गो रहता है प्लग, इसको बोलते हैं लाइन, इसको बोलते हैं न्यूट्रल, इसको बोलते हैं अर्थ। तो आप बोलते हैं इसको, आप लोकल भाषा में कोई बोलते हो कि गर्म तार है लाइन वाला, और इसको न्यूट्रल को बोलते हो ठंडा तार है, वो लोकल भाषा में, लेकिन डैट इज नॉट राइट साइंटिफिकली और इंजीनियरिंग के हिसाब से गलत है। तो ये लाइन का मतलब जैसे ही आप इसमें लाइन में लाइन टेस्टर को टच करते हो आपको रेड जलेगा, न्यूट्रल को टच करोगे तो न्यूट्रल को कुछ नहीं होगा। अगर लाइन को आपने टच कर दिया खाली पैर तो आपको भयंकर झटका मिल सकता है, और लेकिन न्यूट्रल को टच किया तो आपको कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में कुछ ना कुछ एनर्जी का डिफरेंस है। आप जो सप्लाई लेते हो इक्विपमेंट में, लेट अस सपोज दिस इज योर बल्ब, आप जब बल्ब को जलाते हो तो क्या करते हो, एक यहाँ से सप्लाई देते हो, एक यहाँ से सप्लाई देते हो। एनर्जी का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि कोई हायर पोटेंशियल पे होगा, कोई लोअर पोटेंशियल पे होगा, तभी आपका क्या है कि यहाँ से जो क्या होगा करंट फ्लो करेगा, न्यूट्रल में चलता हो चला जाएगा, तो आपका बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो बल्ब में ग्लो किया, बल्ब ग्लो नहीं किया, ये करंट फ्लो होने से बल्ब किया, यानी यहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन गया, इसमें पास किया, इसको हीट किया, हीट करने के बाद फिर वो न्यूट्रल में चला गया। यानी क्या है कि दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। डैट इज द लाइन, यहाँ पे हो सकता है लाइन चार्ज्ड है, न्यूट्रल आपका अनचार्ज्ड है। ये एसी के सर्किट में बोल सकते हैं। अब जैसे आप देखोगे हम लोग डील करते हैं, जैसे लेट अस सपोज 2 बॉडीज, यहाँ पे मान लिया कि बॉडी ए है, एक बॉडी आपका बी है। यहाँ पे मान लिया कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मान लिया कि ये 12 कूलम है या 12 जूल है, इसमें मान लिया एनर्जी। यहाँ पे मान लिया जो भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मान लिया 5 जूल है। अब क्या होगा कि अब यहाँ से हमको क्या करना है कि ट्रांसफ़र करना है। चार्जेस ट्रांसफ़र कब होंगे कि जब दोनों के डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का एक और हम लोग डिफिनेशन देते हैं, डैट इज द it is also defined as the bringing a unit positive charge from one point to the another point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो चार्जेस को ट्रांसफर करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, डैट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब बताइए यहाँ पे एक 12 जूल है, एक 5 जूल है। अब यहाँ पे एक 12 5 दोनों का डिफरेंस कितना है, डैट इज द 7 जूल। आप जैसे ही ये दो बॉडी कनेक्ट करेंगे यहाँ से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों बॉडी के बीच जो डिफरेंस है इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका भी जो यूनिट होता है सेम यूनिट होता है, यूनिट हम लोग इसको बोलते हैं डैट इज नोन एज द वोल्ट, और इसको हम लोग बोल सकते हैं जूल पर कूलम। डैट इज नोन एज द सेम यूनिट, वोल्ट और जूल पर कूलम। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो हमारे पास जो एक टर्म आता है डैट इज नोन एज द, इसी टर्म को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। तो दोनों डिफिनेशन जो आपको है मैंने आपको नोट्स में दे दिया, और आप उसको नोट्स से एक बार देख सकते हैं, और मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब नेक्स्ट टर्म आता है डैट इज नोन एज द ईएमएफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह आपको ये टर्म आएगा। व्हाट इज नोन एज ईएमएफ? ईएमएफ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। अब देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। 1 मिनट। देखिए लेट अस सपोज कोई रजिस्टर लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, बैटरी अप्लाई किया। जो लंबी वाली पाई होती है उसको हम लोग प्लस बोलते हैं, और छोटा वाला जो मोटा होता है उसको हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। और यहाँ से क्या हुआ कि आपने कोई एक लैंप लगा दिया। आपने मान लिया लैंप है, ये मान लिया रजिस्टर है। अब मान लिया यहाँ पे इसको आप, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी प्लस माइनस। अब बताइए पाथ जो है ये क्लोज है या ओपन है सर्किट? यहाँ पे आपको हर जगह क्या है कि ये पाथ क्लोज दिख रहा है, मतलब टोटली जो ये पाथ यहाँ से जो स्टार्ट हुआ कंप्लीट कर रहा है पाथ।
पाथ जब ये कंप्लीट रहेगा तभी इस सर्किट में करंट क्या होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव में आपका इन कर जाएगा। देखिए ये जो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा निगेटिव से, एक्चुअली होता नहीं है रियल में, ये हम लोग कन्वेंशन मान लिए हैं कि पॉजिटिव को हाइयर पोटेंशियल है, निगेटिव को लोअर पोटेंशियल मानते हैं। पॉजिटिव से करंट स्टार्ट होता है और निगेटिव में चला जाता है। लेकिन ये पुराने कन्वेंशन है जो आपने जो एक बार मान लिया गया, उसको हम लोग सर्किट सॉल्व करने में यही करते हैं। लेकिन जो रियल जो क्या होता है, रियल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं निगेटिव में, निगेटिवली चार्ज बॉडी से यहाँ से क्या होते हैं, ड्रिफ्ट होते जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड होते चले जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो निगेटिव से फ्लो नहीं होता है, पुशअप, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को ठेला, दूसरा तीसरे को ठेलता, चौथा पांचवें को ऐसे ठेलते ठेलते और टोटली, तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रियली में जो होता है आपका जो करंट का जो फ्लो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। लेकिन हम लोग कन्वेंशंस मान लिए शुरू से ही कि पॉजिटिव हाइयर पोटेंशियल है, निगेटिव लोअर पोटेंशियल है और पॉजिटिव से करंट फ्लो। तो जितने जो सर्किट एनालिसिस कीजिएगा तो पॉजिटिव से ही करंट स्टार्ट होगा और निगेटिव में ही वो आपका इन कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये क्लोज कंडक्टिंग पाथ है। तो ये जो सोर्स ऑफ जो ईएमएफ होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बैटरी में भी हो सकता है। जैसे मान लिया ये बैटरी है, लेट अस दिस इज योर बैटरी, यहाँ पे आपका ये प्लस है, यहाँ पे आपका माइनस है। हो सकता है कि आपका कोई जनरेटर हो, मान लिया कि यहाँ पे जनरेटर हो, तो जनरेटर भी अपना जनरेट करता है, तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपना जनरेट कर रहा है। बैटरी भी आपका क्या है कि यहाँ पे ईएमएफ जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि दैट ड्राइविंग फोर्स विच फोर्सेज द करंट टू फ्लो इन द सर्किट। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे प्लस है माइनस है। अब यहाँ पे मान लिया कि लेट अस दिस, अब यहाँ पे जैसे इसको हम हटा देते हैं, मान लिया कि पाया हटा दिया, अब ये वायर को मैंने कट कर दिया, रेजिस्टेंस को हटा दिया, तो सर्किट क्या हो गया, ये ओपन हो गया। अब ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा, चाहे आप कितनों बड़ा ईएमएफ लगा दो, कितनों आप पावर इसका बढ़ा दो ईएमएफ का। मान लिया कि अभी ये 20 वोल्ट है, आप इसको एक मिनट, अभी मान लिया कि ये 20 वोल्ट है, इसको आप 40 कर दो, चाहे आप 100 कर दो, सर्किट जब ये ओपन हो गया तो इसका कोई उपाय नहीं है। यहाँ पे जब तक ये क्लोज नहीं किया जाएगा तब तक ये करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यही होता है ईएमएफ को हम लोग बोलते हैं इट इज दैट ड्राइविंग फोर्स विच फोर्सेज द करंट टू फ्लो इन अ क्लोज सर्किट, क्लोज कंडक्टिंग पाथ। ओपन सर्किट अगर हो जाएगा तो किसी भी कीमत पे आपका यहाँ पे ये करंट फ्लो होने वाला नहीं है। आइदर ये करंट को या फिर चार्जेस, करंट क्या है, दैट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, जो हम लोग अभी आगे आके चर्चा करेंगे। तो इसका भी जो यूनिट होता है इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज इन द एक्सप्रेशन ऑफ वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, चाहे आपका ईएमएफ हो, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज द वोल्ट। नेक्स्ट टर्मिनल दैट इज नोन एज द टर्मिनल वोल्टेज, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक बैटरी है, मान लिया बैटरी आप बाजार से खरीदते हो तो आपको बोलेगा कि 12 वोल्ट का आपका बैटरी है। मान लिया कि जनरेटर है, जनरेटर बोलेगा कि आपका 440 वोल्ट का आपका जनरेटर है, ठीक है। तो आप क्या करो, प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ, एक मल्टीमीटर लो और बैटरी को फुल चार्ज कर दो। फुल चार्ज जब हो जाएगा बैटरी तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे जब इसको आप मल्टीमीटर या वोल्ट मीटर से जब आपको चेक करोगे तो ये एग्जैक्ट ये 12 वोल्ट नहीं आएगा, 11.8, 11.7, 11.9 तक आएगा। इसका मतलब क्या है कि 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट या फिर 0.5 वोल्ट कुछ भी आपका ड्रॉप हो रहा है। तो ये जो वोल्टेज जो टर्मिनल पे हमको जो मिल रहा है, जिसको हम उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द टर्मिनल वोल्टेज। इसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, जो उपयोग करने के लिए हमको मिल रहा है। जैसे अब जनरेटर है, जनरेटर में भी आपका 2 टर्मिनल मान लिया होगा, एक को बोलेंगे लाइन, दूसरे को बोलेंगे न्यूट्रल। तो यहाँ पे भी जब आप वोल्ट मीटर लगाओगे तो आपको 440 ये नहीं मिलेगा। अगर ये 440 यहाँ मिल रहा है तो अंदर में जो जनरेट होगा वो 450, 460 होगा। तो जो मशीन का अपना जो जनरेशन वोल्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो हमेशा जो होता है टर्मिनल वोल्टेज से बड़ा होता है।
तो बैटरी पे जब भी जो आपका टर्मिनल पे सप्लाई मिलेगा इट इज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ, नॉट ग्रेटर देन ईएमएफ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ईएमएफ इज ग्रेटर देन द टर्मिनल वोल्टेज। अब ये होता क्यों है, होने का कारण क्या है कि जैसे जो आपका जो टर्मिनल होता है, बाइंडिंग होते हैं, तो उसमें भी रेजिस्टेंस होते हैं, और रेजिस्टेंस क्या होता है, वहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होता है, और जब वोल्टेज का ड्रॉप होगा तो जो आपको पावर मिलना चाहिए एक्चुअली में वो थोड़ा सा रिड्यूस होके मिलेगा, और जो पावर जो वोल्टेज आपका रिड्यूस होके मिलेगा उसी को हम लोग टर्मिनल वोल्टेज हम लोग बोलते हैं। और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि ई एम एफ इज इक्वल टू वी टी, डैट इज नोन एज द टर्मिनल प्लस आई इंटू आर। आई इंटू आर मतलब कि हो गया जो करंट जो इससे निकलेगा, जब आप शॉर्ट करोगे, कोई भी बल्ब लगाओगे या कोई भी इक्विपमेंट लगाओगे, तो उसमें रेजिस्टेंस आर जो आपका जो यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा या बैटरी का जो प्लेट का रेजिस्टेंस होगा, उसमें जो ड्रॉप होगा टोटल जोड़ के डैट इन होना। ईएमएफ जो होता है हमेशा बड़ा होता है टर्मिनल वोल्टेज से। अब एक टर्म आपका और आता है वोल्टेज रिलेटेड, दैट इज द टर्म नोन एज वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप, अब देखिए वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। जैसे मान लिया हम यहाँ पे एक रजिस्टर लिए, एक रजिस्टर और लिए, एक रजिस्टर और लिए। लेट अस दिस इज नोन एज द R1, दिस इज नोन एज द R2, दिस इज नोन एज द R3। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक EMF सोर्स, EMF दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेट अस सपोज व्हाट एवर द V वोल्ट जो भी होगा, और यहाँ से करंट क्या हुआ कि I फ्लो हुआ। दिस इज अ सीरीज सर्किट, सीरीज में करंट सेम होता है। यहाँ पे भी I करंट गया, यहाँ पे भी I करंट गया, यहाँ पे भी I करंट होकर यहाँ से रिटर्न चला गया, अपने पाथ में चला गया। R1, R2, R3, मान लिया कि यहाँ पे R1 क्या है 100 ओम है, दिस इज नोन एज R2 जो आपका 200 ओम है, एंड R3 इज द 300 ओम है। ईच रजिस्टर्स हैव डिफरेंट वैल्यूज, R1 100, R2 200, R3 300। अब जब यहाँ से करंट जब फ्लो करेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो वोल्ट मीटर जब आप लगाओगे, मान लिया जो भी आप वोल्ट मीटर लगाते हो, तो ये किसका वोल्टेज ड्रॉप होगा, R1, ड्यू टू द रेजिस्टेंस 100 ओम और जो करंट फ्लो किया I के कारण। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्ट मीटर लगाओगे, यहाँ पे मान लिया कि V1 है तो यहाँ पे V2 ड्रॉप होगा, और यहाँ पे आपका मान लिया V3 होगा। तो V1, V2, V3 जो ये वोल्टेज डेवलप हुआ डैट इज अक्रॉस द रजिस्टर, इसी को हम लोग बोलते हैं डैट इज नोन एज द वोल्टेज ड्रॉप। यानी जिस पॉइंट, जिस रजिस्टर के पास चाहे जिस कंपोनेंट, डोंट रजिस्टर्स, माइट बी इंडक्टर, माइट बी कैपेसिटर, कुछ भी हो सकता है, तो जहाँ पे जो वोल्टेज का ड्रॉप हुआ तो डैट इज नोन एज द वोल्टेज ड्रॉप। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके घर पे भी वायरिंग होता है, तो घर पे जो वायरिंग हम लोग करते हैं सीरीज या पैरेलल, क्वेश्चन अराइज आता है कि सीरीज वायरिंग करते हैं या फिर पैरेलल करते हैं, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है कि हम लोग इसको पैरेलल करते हैं। पैरेलल क्यों करते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप की समस्या को ओके 1 मिनट इरेज। हाँ, वायरिंग के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, डैट इज द हाउस वायरिंग। तो हाउस वायरिंग जो हम लोग करते हैं वो हम लोग सीरीज या पैरेलल कनेक्शन, क्वेश्चन अराइज आता है सीरीज या पैरेलल, तो हम लोग क्या करते हैं कि पैरेलल करते हैं। क्यों, तो वोल्टेज ड्रॉप की समस्या को रिड्यूस करने के लिए। अगर सीरीज कर देंगे तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाइएगा वोल्टेज ड्रॉप और बढ़ता चला जाएगा, और अंतिम छोर पे जो सबसे लास्ट कमरा होगा, जिधर आप सप्लाई सबसे लास्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पे वेरी मिनिमम वोल्टेज अवेलेबल होगा। लेकिन पैरेलल में वोल्टेज इक्वली होता है, जो हम लोग चर्चा करेंगे, डैट इज द सीरीज ओम्स लॉ हम लोग बताएंगे। उसके बाद जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को ड्राइव करेंगे तब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे लेटेस्ट। नाउ नेक्स्ट टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? अभी हम लोगों ने वोल्टेज को किया चर्चा कि एनर्जी रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे अब पानी टंकी है ऊपर बैठाए हैं, पानी जो भरिएगा पोटेंशियल मेंटेन होगा तभी जाके पानी फ्लो करेगा।
सेम विद्या हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डेवलप किया, क्या क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप, ईएमएफ, तब जाके करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, या कहीं कहीं आपको इलेक्ट्रॉन भी दे देगा, बता देगा, लेकिन जनरली हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज चार्जेज। तो चार्जेस को परफेक्टली डिफाइन किया जाए तो एक आता है कि इट इज डिफाइंड एज द property of a matter by virtue of it experiences a force of attraction or repulsion by having excess or deficit of electron। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी, उस हिसाब से बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा, निगेटिवली चार्ज होगा, जिसको हम लोग आप लोग चार्जेस में पढ़े। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस को हम लोग जनरली जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं आपको स्मॉल क्यू भी आपको दिखेगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ जैसे आप खरीदते हो, पूछते हो क्या रेट है, तो हम लोग आई बराबर लिखे, और रेट को हम लोग जनरली कैलकुलस में डिनोट करते हैं, डैट इज द डी बाई डी टी। किसका फंक्शन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, तो हम लोगों ने क्यू को लिया, तो आई बराबर लिखते हैं, डैट इज नोन एज द डी क्यू बाई डी टी। एक फार्मूला आपका निकल गया। तो यहाँ से क्या है कि इसको हम चेंज कर देते हैं, आई इंटू डी टी कर देते हैं, इज इक्वल टू डी क्यू हो गया। अब इंस्टेंटेनियस हमको निकालना है कि भाई पार्टिकुलर एक वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने पे हो जाएगा आई इंटू डी टी इज इक्वल टू डी क्यू। लिमिट चार्जेज अभी कोई नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको पर्टिकुलर टाइम पे नहीं निकालना है, कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है। आई को बाहर किए, इंटीग्रेशन डी टी इज इक्वल टू डी क्यू। डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, तो आई इंटू टी हो गया, डी क्यू का इंटीग्रेशन हो गया, क्यू हो गया, तो आई बराबर लिख देंगे, डैट इज नोन एज द क्यू बाई टी। तो ये एक फॉर्मूला जो आपको जनरली आएगा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, डैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जो भी आपका आएगा कि यहाँ पे आपका कि कोई भी कितना चार्ज आपका फ्लो किया, कितना विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो ये आपका हो गया आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब इसका यूनिट निकालें। देखो कभी भी जब यूनिट निकालो तो फार्मूले के हिसाब से निकालो, फार्मूला के हिसाब से। कौन, देखो रटने की जरूरत नहीं है। देखो क्यू चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, डैट इज नोन एज द कूलम। टाइम का यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट, डैट इज नोन एज द सेकेंड। खत्म, सेवा समाप्त, डैट इज नोन एज द कूलम पर सेकेंड। आप करंट का जो यूनिट है आप कूलम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। इसी को हमारे जो साइंटिस्ट थे एम्पियर साहब ने, उनको उनके नाम पे ऑनर दिया गया, डैट इज नोन एज द एम्पियर। हम लोग इसको एम्पियर भी बोलते हैं, तो एम्पियर यूनिट। तो स्टैंडर्ड यूनिट कभी भी जब पूछा जाएगा तो आपका बोलना है डैट इज नोन एज द एम्पियर। लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कूलम पर सेकेंड, तो आपको यहाँ पे भी यूनिट याद रखना है, डैट इज नोन एज द कूलम पर सेकेंड। बहुत सारा रेलवे में एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, डैट इज एम्पियर सेकेंड could be the unit of dash dash। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द रेलवे एग्जामिनेशन, जेई लेवल में पूछा गया था। ऑप्शन था डैट इज नोन एज द पावर, सेकेंड डैट इज नोन एज द वोल्टेज, सी ऑप्शन डैट इज नोन एज द करंट, एंड डी ऑप्शन डैट इज नोन एज द चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा कर दिया गया। देखिए यहाँ पे हमने निकाला करंट का यूनिट, डैट इज द कूलम पर सेकेंड। यहाँ पे पूछ दिया कि एम्पियर सेकेंड कुड बी द यूनिट, किसका यूनिट हो सकता है, पावर का, वोल्टेज का, डैट इज द करंट का, एंड द चार्जेस। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले इस यूनिट्स को तोड़ो, फार्मूला में तोड़ा जाए, दैट इज द, तब आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं। देखिए एम्पियर सेकेंड बोल रहा है, एम्पियर गुना सेकेंड। चलिए दिमाग लगाई, जब भी एम्पियर आएगा यानी आपका करंट जरूर आएगा। चलिए आई बराबर क्या लिखते हैं, क्यू बाई टी। ओके, इसका यूनिट, आई का यूनिट एम्पियर, क्यू का यूनिट कूलम्ब, इसका सेकेंड।
तीनों टर्म मिल रहा है, देखिए तीनों टर्म मिल रहा है, एम्पियर सेकेंड इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कूलम इज इक्वल टू हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। अब फॉर्मूला है कूलम का यूनिट क्यू, एम्पियर हो गया आई इंटू टी, यहाँ पे हो गया कि डेट इज द क्यू, यानी यहाँ पे क्यू का यूनिट जो है एम्पियर सेकेंड मैच कर गया, डेट इज द ऑप्शन चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है कि एम्पियर सेकेंड कुड बी द यूनिट ऑफ फ्यूल, तो आपको याद नहीं रखना, बस फॉर्मूले से आपको क्या करना है, इसको निकाल लेना है। अब देखिए कि क्वेश्चन कभी कभी यही पूछता है कि व्हाट इज 1 एम्पियर, व्हाट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को हम लोग क्या करते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो 1 एम्पियर को करंट को हम उस करंट को हम लोग बोलते हैं जो 1 कूलम ऑफ चार्ज, जैसे मान लिए आई बराबर हम लोग लिखते हैं क्यू बाई टी, यहाँ पे आई 1 आना चाहिए, तो 1 कब आएगा कि जब ये दोनों कट के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 हो जाए, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या जब 1 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर उसको बोलेंगे जो 1 कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो करे फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है किसी भी वायर और कंडक्टर में अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड के लिए, मान लिया कि लेट अस सपोज दिस इज योर वायर, मान लिया यहाँ पे वायर है, इसने आपने यहाँ पे स्विच लगाया, स्विच के बाद आपने ईएमएफ सोर्स लगाया यहाँ पे, अब इस ऐसी स्विच को क्लोज करोगे तो यहाँ से मान लिया कि 1 एम्पियर अगर फ्लो करता है, तो कोई भी वायर हो अगर इसमें 1 कूलम ऑफ चार्ज फॉर 1 सेकेंड के लिए फ्लो कर जाता है, तो उस करंट को हम लोग बोलेंगे डेट इज नोन एज द 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का बहुत डिफिनेशन है, मैग्नेटिक सर्किट में जाओगे तो इसका डिफिनेशन कुछ और चेंज हो जाएगा, कहीं और सर्किट में जाओगे तो बेसिक जो डिफिनेशन है कि 1 एम्पियर कि अगर कोई भी वायर हो, कोई भी क्रॉस सेक्शनल वायर, उसमें 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो कर जाए, डेट ऑन क्लोजिंग द स्विच, डेट इज नोन एज द 1 एम्पियर। तो ये आपका करंट हो गया चर्चा। अब देखिए जो नेक्स्ट